सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी। संविधान से प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात हमेशा ध्यान देना, इस बार जो प्रश्न पूछा गया है वह कॉन्सेप्चुअल है और अधिकांश बच्चे इंडियन पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों को गलत कर चुके हैं। आप सोचो, सबसे आसान पोर्शन ये है, यदि यहां से आप गलत करोगे, मुझे ये मानना है, मेरा मानना है ये कि आप बाहर हो जाओगे। आप पहला प्रश्न देखो, आप संसदीय व्यवस्था सरकार वह होती है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो, आप संसदीय व्यवस्था की बात करें हम लोग, सरकार वह होती है जिसमें पहला विकल्प है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यह विकल्प गलत है। यह विकल्प गलत क्यों है? कि हर तरह की व्यवस्था में, हमेशा ध्यान दो, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को, सभी राजनीतिक दलों का। जब सर्वदलीय सरकार बनती है, सर्वदलीय सरकार, तो सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। पर जिस दल का बहुमत होता है, जब वह दल सरकार बनाती है, तो फिर एक दल का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। अतः यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। हमेशा ध्यान दो, संसदीय व्यवस्था की विशेषता की बात करें तो कार्यपालिका का विभाजन नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में होती है। पहली बात, यह सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है व्यवस्थापिका के प्रति। विशेष रूप से यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि जनता को अधिकार दे दिया जाए हटाने का, तो संसद का महत्व तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका जो विकल्प है यह सही है। तीसरी बात, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। हमेशा, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, चाहे संसदीय लोकतंत्र हो, चाहे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो, हर तरह की व्यवस्था में सरकार का गठन लोगों के द्वारा होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं। हमेशा ध्यान दो, वोट से जिसको चुनाव जिताते हैं वह दल सरकार बनाता है। लेकिन यह चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों में होता है। अतः यह विकल्प गलत है। तीसरी चीज, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। यह विकल्प भी गलत है। हमेशा सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। कार्यपालिका का गठन सदन के पटल पर होता है। कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य सदन का सदस्य होता है। संविधान यह कहता है कि कोई व्यक्ति यदि सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। संविधान यह कहता है। अतः पहले प्रश्न की यदि बात की जाए तो इसका विकल्प बी होगा। हमेशा ध्यान दो, ज्यादातर बच्चों ने या तो डी मारा है या तो सी मारा है। इसका जो विकल्प होगा बी। दूसरा प्रश्न देखो जरा, हमेशा दूसरा प्रश्न देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका अर्थ यह है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो यह बताता है कि लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए? यह बात राज्य के नीति
निर्देशक तत्व में है, तो इसका बाला भी जो विकल्प होगा ए सही होगा। कुछ बच्चे कह सकते मूल अधिकार क्यों नहीं, हमेशा जान दो, लोक कल्याणकारी की बात करें, वेलफेयर स्टेट की बात करें, जब राज्य को यह करना है, राज्य को ऐसा करना चाहिए, चाहिए की बात करता है वो। फॉर एग्जाम्पल, राज्य को यह करना चाहिए। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, समाज के वीकर सेक्शंस के लिए राज्य को यह करना चाहिए। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, निःशुल्क शिक्षा की बात। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 की बात करें, 41 की बात करें। अतः इस प्रश्न के अनुसार इसका जो विकल्प होगा ए सही है। बेशक मूल अधिकार की बात तो होगी नहीं और 7वीं अनुसूची की बात तो होगी नहीं, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। रही बात उद्देश्य का, कुछ बच्चों का यह कहना है कि प्रियम्बल क्यों नहीं हो सकता। हमेशा जान दो, प्रियम्बल में क्या कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यहां तक तो यह कहा गया है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। अगली चीज, शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमेशा विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की बात करता है। प्रियम्बल जो है एक आदर्श है, एक मूल्य है। और केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रियम्बल का सहारा लेना चाहिए। बेशक ए और सी दोनों में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, क्योंकि प्रियम्बल में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करें हम लोग और प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात तो की गई है, लेकिन प्रश्न यह है वेलफेयर स्टेट के आदर्श की घोषणा कौन करता है, घोषणा कौन करता है, संविधान का कौन सा भाग, कौन सा भाग। हमेशा जान दो, संविधान का कौन सा भाग, भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड या भाग फोर्थ, यह संविधान कहता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रियम्बल जो है एक आदर्श है, एक मूल्य है। बेशक यह संविधान का मार्गदर्शक है, लेकिन यह आदर्श की बात नहीं करता, घोषणा नहीं करता, जबकि हमारा नीति निर्देशक तत्व यह बताता है कि कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, इसकी बात करता है। इसीलिए हमेशा बी और डी तो एकदम गलत है, ए और सी में कंफ्यूजन है, तो आंसर होगा सी। क्लियर? सॉरी, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो आप, पहली बात ध्यान दो इस बात को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो लिखा क्या है, पहली बात ध्यान देने इस बात को, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब यह है कि मूल ढांचे में किस किस की बात की गई है, और सच तो यह है संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र की बात की गई है। यह मूल ढांचे की बात करें, लेकिन एक प्रश्न उठा, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, एक शब्द है देखो आप, एक शब्द है मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में। पूरी बात ध्यान देना, यह संघवाद का भाग है,
ये संघवाद का भाग है और ये संघवाद का भाग है, क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे मूल ढांचे का भाग है। लेकिन बात मूल अधिकार की उठी। केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा क्या है? यह समय के अनुरूप परिभाषित होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने समय के अनुरूप मूल ढांचे को परिभाषित करती रही। आप सोचो जरा, भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र की बात, बेशक जो मूल अधिकार है यह मौलिक ढांचे का भाग नहीं है, लेकिन संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और की बात करें और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें, यह हमारे मूल ढांचे का भाग है। अब ध्यान दो, तो ये तो नहीं है हमारे मूल ढांचे का भाग। अगला, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो, पहली चीज देखो आप, ये तो विकल्प गलत हो गया। ये विकल्प हमेशा ध्यान दो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि उसमें मूल अधिकार को भी मौलिक ढांचे की बात की गई है, जबकि हमारा मूल अधिकार मौलिक ढांचे का भाग नहीं है। दूसरी चीज, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, अब सोचो ये सही है, तो विकल्प क्या होगा? हमारा जो विकल्प होगा कि बात करें हम लोग, केवल विकल्प 2 सही होगा। आखिर विकल्प 2 क्यों सही होगा? कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये करता है। और इसकी बात कहां की गई है? अनुच्छेद 13 के खंड 2 में। अनुच्छेद 32 की बात करें, अनुच्छेद 226 की बात करें, इन सभी अनुच्छेदों में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है। 13 का खंड 2 क्या कहता है? 13 का खंड 2 कहता है, बेशक व्यवस्था की गई है, बेशक संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया। संविधान क्या कहता है हमेशा? कि यदि कोई कानून मूल अधिकारों को सीमित करता है तो उस सीमा तक शून्य होगा, उस सीमा तक शून्य होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह कानून का, मूल अधिकारों का, या हम कुछ भी करें, उल्लंघन करता है। 13 का खंड 2 कहता है। अतः इस केवल 2 सही है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब हम बात करें अब देखो आप, नंबर 4 की हम बात करें। नंबर 4 देखो आप, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? समान सहमति की बात करें, विकल्प क्या है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, वर्ग संघर्ष और निजी संपत्ति की समाप्ति। एक बात हमेशा याद रखना, देखो आप, पहली चीज ये और इसकी बात करें, राज्यविहीन समाज की बात की जाए और निजी संपत्ति की समाप्ति की बात की जाए। हमेशा मार्क्स ने राज्यविहीन समाज की बात की और गांधी जी अराजकतावादी थे, दार्शनिक अराजकतावादी। वो राज्य की बुराई करते हैं और दार्शनिक अराजकतावाद की बात करते हैं, और अराजकतावाद भी राज्यविहीनता की बात करता है हमेशा। तो ये लगता है कि गांधी और मार्क्स दोनों राज्यविहीन समाज की बात कर रहे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरा, निजी संपत्ति की समाप्ति की बात करें हम लोग, गांधी भी निजी संपत्ति की समाप्ति की बात करते हैं। गांधी भी ये कहते हैं, हमेशा ट्रस्टीशिप की बात करते हैं।
गांधी जी भी ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। और ट्रस्टीशिप का अर्थ क्या है? लोग अपनी आवश्यकता के लिए पैसे अपने पास रखकर शेष पैसा हमेशा एक ट्रस्ट में जमा कर दें और स्वयं उसके ट्रस्टी हो जाए, अर्थात उस पैसे का उपयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए होगा। हमेशा ध्यान देने इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब देखो जरा, आप ध्यान से समझना इस बात को। देखो आप, तो विकल्प क्या होगा? ए और सी लगता है दोनों सही है। पर एक प्रश्न उठा, दोनों सही है या फिर नहीं है? हमेशा ध्यान देने इस बात को। इन दोनों में सही क्या होगा? यह तो बेशक गलत है, यह गलत है। इन दोनों में यूपीएससी किसको मान सकता है? देखा जाए तो किसकी बात कर सकता है यूपीएससी? तो सच तो देखा जाए, पूरी संभावना है कि यूपीएससी इसको माने, विकल्प ए को सही माने। अब डिपेंड करता है यूपीएससी या तो इसकी बात करे या तो इसकी बात करे, पर मेरा जो मानना है कि यूपीएससी इसकी बात कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। भारत के संदर्भ में देखो आप, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? आप ध्यान से सुनो इस बात को। पहली चीज, कैरेक्टर क्या है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, यह गलत है। संघीय ढांचे को मजबूत करने वाला अभिकरण, यह भी गलत है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, यह भी गलत है। लोकनीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, विकल्प यह सही है। हमेशा ध्यान देने इस बात को, यह जो विकल्प है केवल यह सही है। इसका विकल्प डी सही है। अब सोचो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। 6 क्या कहता है? भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। हमेशा ध्यान दो, केशवानंदवाद की बात करें हम लोग। केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रियम्बल संविधान का भाग है किंतु शक्ति का स्रोत नहीं है, और जो शक्ति का स्रोत नहीं होगा उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। अब देखो, संविधान का भाग नहीं है तो यह तो विकल्प हमारा गलत हो गया, और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि अन्य कोई, यह भी गलत हो गया हमारा। संविधान क्या कहता है? केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल संविधान का भाग है, हमेशा ध्यान दो, किंतु शक्ति का स्रोत नहीं है। यह संविधान कहता है। सोचो आप, अब ध्यान से सुनना इस बात को। ये बी और सी तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों कहते हैं विधिक प्रभाव, यह कहता है संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का भाग है। तो यह तो बी तो गलत हो गया। सी भी गलत है, क्योंकि केशवानंदवाद ये कहता है कि यह शक्ति का स्रोत नहीं है, और यह बताता है कि इसका कानूनी प्रभाव होता है। तो यह भी गलत हो गया। अब रही बात ए और डी की बात करें। अब सोचो, डी कहता है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। पूरी बात ध्यान देना, अन्य भागों से स्वतंत्र होकर। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि ये प्रियम्बल संविधान के अन्य भाग से जुड़ जाता है तो इसका विधिक प्रभाव हो जाता है। यही होगा इसका मतलब यह है कि यदि ये
प्रियम्बल संविधान के अन्य भाग से जुड़ा यह शक्ति का स्रोत बन जाएगा। जबकि केशवानंदवाद ने क्या कहा है? प्रियम्बल शक्ति का स्रोत नहीं है। अतः यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो वैसे ही हुआ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरा अपना कोई प्रभाव नहीं, पर जब मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा। केशवानंदवाद क्या कहता है कि प्रियम्बल संविधान का भाग है किंतु शक्ति का स्रोत नहीं है। केशवानंदवाद में यह भी कहा गया है कि यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रियम्बल का सहारा लेना चाहिए। यह संविधान कहता है कि प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। हमेशा ध्यान देने इस बात को, यह संविधान कहता है। पर एक प्रश्न, विकल्प ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। अब कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि यह कहता है संविधान का भाग है, लगता है यह तो सही है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो प्रियम्बल किसी भाग से जुड़ेगा उसका कानूनी प्रभाव हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, इससे यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका विकल्प क्या होगा? ए सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, प्रश्न 7 देखो। 7 क्या है? संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। भाग 4 क्या कहता है? कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो यह तो गलत हो गया, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यह सही है। पर एक बात ध्यान देने इस बात को, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह है परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन यदि राज्य कानून बनाता है तो इसको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब यह, तीसरा विकल्प यह कहता है कि यदि राज्य कानून का निर्माण करता है, हमेशा ध्यान दो, राज्य यदि कानून का निर्माण करता है तो नीति निर्देशक तत्वों का प्रभाव अवश्य होता है। और केशवानंदवाद क्या कहता है? केशवानंदवाद एक कहता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, केशवानंदवाद कहता है कि गुड, एक चीज ध्यान देने इस बात को, केशवानंदवाद कहता है कि 3 बातें। पहली चीज, यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रियम्बल का सहारा लेना चाहिए। दूसरी बात कि कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 2 बातें प्रूफ हुई संविधान के भाग 4 में, जहां नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। पहली बात कि नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और दूसरी बात, यदि राज्य कानून का निर्माण करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना होगा। तो 2 3 दोनों सही है। इसका अर्थ क्या है? हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ यह कि इसका विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। 2 3 दोनों सही है। ध्यान दो इस बात को, हम ये बात करें, इसका आंसर डी सही होगा। अब पूरी बात ध्यान देने इस बात को, अब अगला देखो, प्रश्न नंबर 8 देखो आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के
हमेशा ध्यान दो इस बात को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है, पहली चीज, जो मतदान के लिए योग्य है, किस राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तभी उस राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं है। अब देखो, पहला विकल्प तो सही है, इसमें यह विकल्प तो सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है। पूरी बात, अस्थायी तौर पर कभी भी अयोग्य नहीं होता, चाहे वह 6 वर्ष के लिए हो, वह क्या हो जाता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है। यह विकल्प क्या कहता है, स्थायी तौर पर। क्योंकि कहता है स्थायी तौर पर, इसलिए यह विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल एक सही होगा, हमेशा ध्यान दें इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखिए क्या कहता वो, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी स्थान पर और कभी भी संसद का सत्र बुला सकता है, किसी भी स्थान पे, चाहे वह हिमालय की चोटी हो, चाहे समुद्र की तलहटी हो, चाहे वह घना जंगल हो, चाहे वह हो सकता है भारत का राष्ट्रपति कहे कि इस बार संसद की बैठक समुद्र की तलहटी में होगी, क्योंकि ठीक समझे किसी भी ऐसे स्थान पर यह राष्ट्रपति के पास है, वो कहां बैठक बुलाए और कहां बैठक ना बुलाए। दूसरी चीज, भारत के संविधान, इसका मतलब यह विकल्प सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों को प्रावधान करता है। पूरी बात ध्यान देना, लोकसभा में 3 सत्र और राज्यसभा में 4 सत्र की बात की जाती है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। हमेशा हो सकता है कि 2 सत्र ही चलाया जाए, 3 सत्र चलाना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब दूसरा विकल्प भी हमारा सही हो गया। 1 वर्ष में, पूरी बात ध्यान देना, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। पूरी बात ध्यान से समझो इस बात को। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। सच तो यह कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, कितने दिन सदन की बैठक चलेगी ही चलेगी। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, पहली बात ध्यान देने इस बात को, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जहां ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान कर सकता है। एक चीज देखो आप, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, पहली बात ध्यान देने इस बात को, ऐसे स्थान जिसे ठीक समझे। बेशक ये 3 विकल्प हैं, लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, राज्यसभा में 4 सत्र होते हैं। इन विकल्पों में से यदि किसी को चुना जाए तो हमारा जो आंसर होगा 1 और 3 होगा। ऐसे स्थान जिसे ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। हमेशा ध्यान दो, जिसे वो ठीक समझे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। संसद का सत्र 1 तो सही है और 3 भी क्या करे, कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है।
हमेशा। इसका मतलब है दो को लेकर कंफ्यूजन है। अब इन विकल्पों में यदि चुना जाएगा तो एक और तीन चुना जाएगा, इसका सी विकल्प होगा। 10वां क्वेश्चन देखो आप, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? हमेशा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यह जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 के तहत है। 19 संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। समता का अधिकार, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, हमेशा राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? इसका मतलब है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर अधिकार मिला हुआ है? तो पूरी बात ध्यान देना, नई अखिल भारतीय सभाएं गठित करने के विषय में इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें केवल अधिकार किसको मिला हुआ है? इसमें अधिकार मिला हुआ है राज्यसभा को। हमेशा राज्यसभा को अधिकार मिला हुआ है इसमें, न कि लोकसभा को। इसका मतलब यह तो है ही नहीं। संविधान में संशोधन करने के विषय में हमेशा अधिकार इसमें मिला हुआ है, क्योंकि संविधान कहता है दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, और संविधान संशोधन के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। हमेशा तो संविधान में संशोधन करने के विषय में अधिकार मिला हुआ है। तीसरी चीज, सरकार को हटाने के विषय में बिल्कुल नहीं, यह लोकसभा को प्राप्त है, और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को हटा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार भी लोकसभा को है, तो इसका जो विकल्प होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे द्वारा निर्धारित है? एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब यह संविधान के किस भाग में यह कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव होना चाहिए? तो पहली बात, यह बात नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें हम लोग, यह सीधा सीधा प्रश्न देखो आप जरा। अगला क्वेश्चन देखो आप कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें एक बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की हम बात करें, भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, यह किस अनुच्छेद की बात करें हम लोग? पहली बात, संसदीय परंपरा के तहत यह विकल्प तो है ही नहीं। देखो आप, यह विकल्प तो नहीं है। अनुच्छेद 112 के तहत यह भी विकल्प नहीं है। हमेशा ध्यान दो, ये एफआरबीएम के तहत फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के तहत इसे लाया गया, तो इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा। हमेशा इसका आंसर डी सही होगा। अगला देखो आप, संवैधानिक सरकार का अर्थ देखो क्या है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है?
पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अर्थ क्या है? पहली बात, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार और सेमी सरकार की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दो, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सेमी सरकार है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संविधान कहता है एक ऐसा संविधान हो जिसमें मूल अधिकार मानव अधिकार की बात हो और इस संविधान के द्वारा सरकार रेगुलेट हो। मतलब मूल अधिकार, मानवीय अधिकार, जन कल्याण को समावेशित करने वाले संविधान के अनुसार गठित और निर्देशित सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। अब ध्यान से सुने इस बात को। इसका अर्थ यह कि इसमें मूल अधिकार समाहित है। अब सोचो जरा, इस मूल अधिकार, इस संविधान से यह सरकार निर्देशित होगी, गठित होगी और संचालित होगी, और इस संविधान में क्या है? मूल अधिकार है। इसका मतलब जो सरकार है मूल अधिकारों के द्वारा सीमित होगी, इसलिए इसका आंसर जो होगा सीमित सरकार होगा। क्लियर? अगला ध्यान देने इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो आप, मूल अधिकारों की अतिरिक्त देखो आप, अतिरिक्त भारत के संविधान के कौन सा भाग मानवाधिकारों के यूनिवर्सल 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? देखो आप, क्या संविधान कहता है? उद्देश्य का, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व की बात करें, अब मूल कर्तव्य की बात करें। मूल कर्तव्य तो दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्ति को यह करना चाहिए। सार्वभौम राइट्स का मतलब होता है राज्य उपलब्ध कराएगा, राज्य को अधिकार का मतलब है राज्य देगा, और कर्तव्य का मतलब व्यक्ति ये करेगा। तो जो मूल कर्तव्य है उसमें व्यक्ति को यह करना है और अधिकार में राज्य प्रदान करेगा। तो वस्तुतः इसका जो आंसर होगा उद्देश्य का और ये नीति निर्देशक हम तत्व की बात करें तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, 1 और 2। अगला देखो क्वेश्चन आप, देखो आप, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, जब विधिक सेवा की हम बात करेंगे तो हमारा संविधान क्या कहता है? दिव्यांगजन नालसा के तहत अथॉरिटी का गठन किया जाता है और ये महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, SC ST को, माइनॉरिटी को और जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है उन्हें यह सुविधा दी जाती है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में 1,25,000 है। अब सोचो तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होना चाहिए? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले हम व्यक्ति की बात करें। यह तो ट्रांसजेंडर की बात तो कहीं नहीं की गई है, यह तो हमारा होगा ही। और अंत में देखा जाए वरिष्ठ हम नागरिकों की बात करें तो इसका जो विकल्प होगा आपका डी सही होगा। हमेशा इसका जो विकल्प होगा वह जो है डी सही होगा। ठीक है, इतने सारे की बात करें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन, कौन सही है और कौन गलत है। देखो आप, ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कंफ्यूजन के हैं, वरना पॉलिटी के सभी प्रश्न बहुत आसान है। मैंने देखा कि जो भी क्लास ली गई है पॉलिटी के, लगभग सारे प्रश्न, एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न क्लास नोट्स के हैं। इस तरह प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।